Hello students, my name is Mrs. Sharayu Nagpure and I am from RC Academy Nashik. So today I welcome you all those who have taken admission for 11 science. Actually मैं science के regarding कुछ आपको information provide करूँगी first. If you have chosen science subject then आपको 3 गेट आएंगे कि जिसमें आपको enter करना है. That depends upon in विच सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है. देन योर गोल दैट यू हैव टू अचीव, आप कौन से आपके फ्यूचर में आप कौन से गोल के टूवर्ड्स मूव करने वाले हो. अकॉर्डिंगली योर गोल शुड बी डिसाइडेड. So these two things are very important when we are going to choose the any subject. So if you have decided to choose the science, basically 3 गेट आएंगे. एक गेट है PCM, एज इट इंडिकेट्स 3 सब्जेक्ट जो आपको कंपल्सरी लेने पड़ेंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. सो एज द ग्रुप इंडिकेट्स PCM, दिस ग्रुप एक गेट है आपका, मतलब ये 3 सब्जेक्ट आपको कंपल्सरीली चूज करने पड़ेंगे. उसमें 3 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. सो दीज आर योर कंपल्सरी सब्जेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू चूज द स्ट्रीम PCM. सो दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट. अलॉन्ग विद दिस अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश इज कंपल्सरी टू ऑल स्ट्रीम्स, compulsory language. So this also included in the compulsory subject English. Then you have many optional subject that you have to choose. उसके बाद आपको कुछ optional subject की लिस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी कि ये आप इसके साथ एक कौन सा भी सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है. So ये एक स्ट्रीम हो गया आपका. उसके बाद दूसरी स्ट्रीम है यू कैन सिलेक्ट PCB ऑल्सो. भी जिसका बायो रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट है. और इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी 8, 9, 10th में साइंस सब्जेक्ट है और उसमें कुछ बायो के भी टॉपिक्स कवर किए हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग वर्ल्ड एंड ऑल दोज थिंग्स. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम विच इंक्लूड्स दी 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो ये ग्रुप में आपके ये 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी रहेंगे अलॉन्ग विथ 1 कंपल्सरी लैंग्वेज इंग्लिश. सो अकॉर्डिंगली these 2 मेन streams are there. You can choose while going for taking admission for 11 science. इसके अलावा एक और स्ट्रीम है कि जिन बच्चों का दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे वो मैथ्स भी नहीं छोड़ना चाहते और बायो भी नहीं छोड़ना चाहते, बायोलॉजी में भी कुछ कर सकते हैं हम. सो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दीज 2 स्ट्रीम्स. सो वो एक ग्रुप आता है PCMB. उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट आपको स्टडी करने पड़ेंगे. सो ये भी आप ले सकते हैं. सो दीज आर दी 3 स्ट्रीम्स वी कैन सिलेक्ट while going for the admission for 11 science. So आज हम साइंस में का बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. We are going to study the biology subject in detail in our incoming lectures. So biology means it is the study of living organisms. बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम क्या सीखेंगे? बेसिकली we are basically studying, focusing the living organism. So we must know the difference between what is living and what is non-living. So first of all we cover करेंगे कि ये living चीज़ जो अपन बोलते हैं कि this organism, we are life organisms on the earth. We can know that these animals, dogs, cats, elephants, plants, these are the living organism. These are considered as living organism. So on what basis we can say these are the living organisms?
ये हमको सीखना है कि लिविंग मीन्स क्या है फर्स्ट, एंड वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन दी व्हाट इज लिविंग. सो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए इफ वी गो फॉर द बायोलॉजी सब्जेक्ट, that is the study of living organism. What is living? So we can take some points to describe the living, certain characteristics of life organism. Growth, reproduction, and response to stimuli. So these are certain points I have written over here. So one by one we go in detail. So अपन ये word देख रहे हैं यहाँ पे growth. So growth is the, we can say that it is the peculiar feature of living organism. So first property हम discuss करेंगे यहाँ पे growth. So how growth can be defined? It is, when we talk about the living organism, it is increase in size, mass, or we can say the protoplasm or number of cells. Growth अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो हाउ इट इज डिफाइंड, ग्रोथ हो रही है ये हम कैसे प्रेडिक्ट करें? सो दैट इंडिकेट्स इंक्रीज इन साइज, दैट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, वो साइज से इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द सेल, we know that organisms are made up of cells, so this is the cell including nucleus. So this cell is going to increase in size, that means we can say that organism is showing the growth property. ये grow हो रही है means increase in protoplasm. Second point, that particular cell's protoplasm is going to increase, उसका protoplasm increase हो रहा है, so we can say that that organism is growing, वो उसकी growth हो रही है, right? Or another point is also there, if we know that organisms are made up of cell, this cell is going to double by the process of cell division. एक process होती है, आपने स्टडी की होंगी, सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन भी टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. इफ सेल डिवीजन हो रहा है मतलब एक सेल से हमें टू डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल डिवीजन. सो नंबर ऑफ सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज व्हेन ऑर्गेनिज्म इज growing over there. So this is the proper concept of growth. So growth we can say that it is the property of living organism. लेकिन another question हमारे mind में arise होता है कि जो hills होते हैं, rocks होते हैं, mountains होते हैं, whether they are showing growth? So the answer is yes, they are also showing growth. But in what way? अगर ये rock है, कुछ rock है यहाँ पे, तो ये rock ग्रोथ शो करता है कि नहीं, तो इसको लिविंग कहे कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है. ये कैसे ग्रो होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आउटर साइड सैंड पार्टिकल्स, इसके ऊपर कुछ सैंड पार्टिकल्स की एक्यूमुलेशन हो रहा है. सो दिस रॉक इज ऑल्सो शोइंग ग्रोथ, उसकी भी कुछ ग्रोथ हो रही है आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, राइट? सो वेदर दिस रॉक इज लिविंग, वी कांट से इट इज लिविंग, इट इज नॉन लिविंग थिंग्स. It is still, it is showing the growth. But what is the difference between growth in case of living and growth in case of non-living? So growth जो living organism की होती है, that is from within. वो internal growth होती है, increase in protoplasm, increase in cytoplasm and increase in number of cells. So growth takes place in case of living organism from within. So that is the characteristics of living organism. When we talk about the non-living ones such as rocks, then growth takes place from accumulation of outer environmental, कुछ जो भी sand particles होंगे, कुछ particles होंगे, वो accumulate होके उसकी growth हो रही है. So whether we can say that, can we say that growth is a defining property of living organism? Definition देते वक्त ये जो growth point है वो हम defining property करके include कर सकते हैं क्या? तो growth is not the defining property of living organism because it is also applied to non-living ones also. So we can say that, over here growth is not the
defining property of living organism. चलो ये हो गया ग्रोथ रिगार्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट, reproduction. So this is the another property of living organism. We know that all organism for the continuation of species on the earth, हमारी species continue रखने के लिए they are going to perform the reproduction, and due to this particular process reproduction की वजह से they can make their own progeny, they can make their own daughter cells for the continuation of species. So that is nothing but the reproduction, production of daughter ones just like to parents, so as to continue the species, for the continuation of species during evolution. This process is very important when we talk about the living organisms. So reproduction again is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. These are the two types of reproduction when we talk about the living organisms. Then what about the one concept, mule? This is also living. Mule is the hybrid between donkey and horse, right? This is the living one, living animals. But is that mule is can reproduce? ये reproduction show करता है क्या? No, mule is the sterile organism. Mule is considered as sterile organism. This organism cannot reproduce. So can we say that it is non-living? No, it is the living one, but there are certain exceptions. So this mule is considered as the sterile organism due to some reasons. This particular organism lost the ability to reproduce. Then we can also take the example of infertile humans. Infertile humans, ऐसे ह्यूमन बींग्स की जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते ड्यू टू some problems occurring in their reproductive system, due to the problems due to the lack of gamete formation over there. So due to this particular problems, certain humans cannot reproduce, and such kind of humans are considered as infertile. So whether they are non-living? No, they are the living ones, but these are the exceptions. While we are going to discuss the living organism, reproduction is the property, but can we say that it is defining property again? So reproduction is not the defining property again, is not the defining property. So ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कवर. नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई. सो ये अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करते हैं. वी नो दैट हमारे आजू बाजू में हम जो भी कुछ वॉट एवर द थिंग्स हैपनिंग सराउंडिंग हस उस So this is the next characteristics of living organism, response to stimuli. We can say that consciousness. All organisms respond to external stimuli like thermal stimuli, chemical stimuli, etc. हमारे आजू बाजू में अगर हम टेम्परेचर कुछ चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर रिगार्डिंग हम अपने आप को, अगर विंटर सीजन है तो वी ऑलवेज टेंड टू वियर दी थर्मल. सो organism respond to thermal, different kinds of thermal as well as chemical stimuli. We can say that one word, consciousness is the main property of living organism. Again question arises, if I am taking one example over here, the person who is in coma, एक पर्सन है कि जो कोमा में है, दैट पर्सन, दैट पेशेंट इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड द आउटसाइड एनवायरमेंट, आउटसाइड सराउंडिंग ओवर देयर. इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर, कुछ ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी के उनके फैमिली मेम्बर्स उनको मिलने आ रहे हैं. सो वेदर दैट पर्टिकुलर पेशेंट विच इज़ इन कोमा इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड? सो नो, वो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है. तो अपन क्या कहेंगे कि दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई.
जो भी कुछ उनको स्टिम्युलाई मिल रहा है आउटसाइड से, वो उनको कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, तो वो पेशेंट को हम डेड समझे? तो डेफिनेटली नॉट, दैट पेशेंट इज नॉट डेड। तो ये रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है? सो डॉक्टर जो भी कुछ ड्रग्स दे रहे हैं उनको, कुछ इंजेक्शंस दे रहे हैं, तो वो केमिकल्स दैट आर एंटरिंग इनसाइड दैट पेशेंट, एंड वेदर दैट पेशेंट बॉडी इज giving response to that particular drugs or injections, so definitely yes, वो बॉडी के अंदर जो भी इंजेक्शंस और कुछ ड्रग्स जा रहे हैं उसके लिए उसकी बॉडी उनको रिस्पॉन्ड कर रही है, सो वी कैन से दैट that body, that patient is responding to stimuli. So we can we say that this response to stimuli or consciousness is the defining property of living organism? So we can say that it is yes. This is the defining property of living organism. Next point इसके अंदर हमको कवर करना है, दैट इज दी मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? सो ऑल द रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, that all reactions are considered as metabolic reactions or metabolism going on inside our body, inside each and every cell, each and every tissues and each and every organs. All kinds of reactions, say respiration is going on, digestion is going on, neural control is going on. So all these reactions are considered as the metabolism. So metabolism is the defining property of living organism. It is a defining property, and how it is defined I didn't write over here. Metabolism means all the reactions taking place in cells or any organ. So that reactions are considered as metabolic reactions. So कुछ reaction जो ऐसे होते हैं कि जो हम in vitro perform करते हैं. What is the meaning of in vitro? All such kind of biological reactions that are we perform outside the body, that means inside the lab, in the laboratory condition. इन लेबोरेटरी में हम कुछ रिएक्शंस, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो अगर कुछ हम लेबोरेटरी में ये रिएक्शंस कुछ कर रहे हैं, सो वन वर्ड इज देयर दैट इज द इन विट्रो. These reactions are called as the in vitro, but these are not considered as the metabolic or metabolism. These are considered as the chemical reaction. जब हम वो लेबोरेटरी में करते हैं, अगर वो लिविंग सेल में हो रही है, वही उसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन. सो दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट पॉइंट, एक कैरेक्टरिस्टिक हमको सीखनी है, सेल्स एग्रीगेशन. ये क्या चीज होती है सेल एग्रीगेशन? व्हेन वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सर्टन द सेल्स ऑफ ए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप टुगेदर, cells of similar characteristic group together to form the tissue like structure. Certain tissues again group together to form a specific organ, and certain organs in our body again group together to form the whole organism. So ऐसे ऑर्गेनिज्म बनता है. कहाँ से? बेसिक थिंग, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट दी सेल. कुछ सेल्स दैट आर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दी टिश्यू. कुछ टिश्यू अगेन ग्रुप हो जाएंगे और वो एक ऑर्गन फॉर्म करेंगे. डेफिनेटली ईच एंड एवरी सेल हैव स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एज वेल एज स्पेसिफिक फंक्शन. All cells have specific structure and functions in our body, and organs
group together to form the complete organism. So can we say that this property, cell aggregation, is the defining property of living organism? Definitely yes. So this cell aggregation, we can say that it is a definitive property, defining property of living organisms. So in short, to sum up all these things, we can say that now we are sure what exactly is the living. अभी ये सब स्टडी करने के बाद हमको उतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम क्या ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, इसमें का डिफरेंस हम अभी बता सकते हैं. So what exactly is the living? How we can define the living organism or living things? Then we can say that it is, or these are the organism in which cells aggregate to form a organism, means to form tissue and organs and finally organism. Cell aggregation, the organism which are showing the cell aggregations, they are showing metabolism and they respond to stimuli. All such kind of organisms are considered to be living things on the earth. So that is all for today, students. So next point we will be continue in the next lecture. Thank you so much.